सो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर 6, शहर, व्यापारी एवं कारीगर। तो अब हम जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बाद देखेंगे कि मीडिवल पीरियड में अर्बन लाइफ किस तरह डेवलप हुआ, शहर में लोगों का जीवन किस तरह डेवलप हुआ। देखिए, शहरों के अनेक रूप होते हैं, यानी कई प्रकार के शहर होते हैं। आप बहुत सारे शहर गए होंगे तो देखे होंगे, शहरों में अलग अलग तरह का जो है उसका एक व्यवस्था होता है। जैसे आप अभी अगर मोटे तौर पर भारत में देखें तो अगर आप दिल्ली को देखें, दिल्ली क्या है, हमारे देश का कैपिटल। तो दिल्ली जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, यानी कि जहाँ आप ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, कंपनीज, प्राइवेट गवर्नमेंट, इन सब का ऑफिसेज वहाँ पर है, क्योंकि वो कैपिटल सिटी है। मुंबई जो है हमारे यहाँ का फाइनेंशियल सिटी कहा जाता है। तो बॉम्बे आप जाएंगे, वहाँ ट्रेड, बिजनेस, इन सब के सेंटर्स हैं, बिजनेस कंपनीज। तो अलग अलग तरह के शहर होते हैं। कहीं रिलीजियस टाउन, जैसे आप वाराणसी चले जाएं तो दैट इज़ अ रिलीजियस टाउन, वहाँ आपको मंदिर और ये सब ज़्यादा मिलेंगे। तो टाउन्स जो हैं कई अलग अलग तरह के होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, समझेंगे कि मिडिवल पीरियड्स में जो टाउन्स थे, शहर थे, कैसे डेवलप हुए। देखिए, तो पिछले वर्ष यानी लास्ट बुक में हमने प्राचीन भारत के शहरों के बारे में पढ़ा था। आइए इस बार मध्यकालीन शहरों के बारे में जानें। उस समय प्रमुखतः 4 प्रकार के शहर देखने को मिलते हैं। तो मिडिवल इंडिया में हम देखते हैं 4 टाइप के टाउन्स मोस्टली। इनमें से कुछ शहर प्रशासन के केंद्र थे। तो कुछ जो शहर होते थे, क्योंकि शहर में ऑफिसर्स जो है या जो हाई पोस्ट पर गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स, वज़ीर वगैरह होते थे। जैसे देखिए, अभी पटना में सचिवालय होता है, तो बिहार सरकार के जितने भी ऑफिसेज हैं उनका हेडक्वार्टर पटना में रहता है। बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हैं पटना में बैठते हैं, ठीक है। तो उसी तरह कहा जा रहा है कि कुछ शहर जो है उस समय भी जो प्रशासन के केंद्र होते थे। तो ये तो एक तरह के हो गए। उसके बाद कुछ शहर वाणिज्यिक, व्यापारिक यानी कॉमर्शियल एंड ट्रेड गतिविधियों एवं दस्तकारी के लिए मशहूर थे। यानी सम टाउन्स, कुछ शहर जो थे वो कॉमर्स के लिए, ट्रेड के लिए या हैंडीक्राफ्ट्स के लिए मशहूर थे। कुछ दूसरे शहर तीर्थ यात्रा एवं मंदिर नगर के कारण महत्वपूर्ण थे। कुछ टाउन जो थे वो या तो वहाँ कोई पिलग्रिमेज हुआ करता था या टेम्पल टाउन की तरह फेमस थे। वहाँ कोई बड़ा टेम्पल या कई सारे टेम्पल्स हुआ करते थे। जैसे आज देखिए कि हिंदुओं में भी कई टेम्पल टाउन हैं, सिखों में हैं, जैसे अमृतसर जाते हैं, ठीक है, गोल्डन टेम्पल है। या दिल्ली में हैं कई सारे उनके। हिंदुओं में कई जगह हैं, पुरी जाते हैं लोग, अयोध्या है, वाराणसी है, साउथ में है। तो इस तरह से कुछ रिलीजियस या टेम्पल टाउन्स होते हैं। विदेशी व्यापार के कारण बंदरगाह शहरों का विकास हुआ। फिर जो एक चौथे तरह के शहर थे, जो कि फॉरेन ट्रेड जहाँ से होता था, तो वो पोर्ट टाउन्स की तरह डेवलप, यानी कि जहाँ बंदरगाह होते थे, वहाँ से जहाज़ों पर सामान दूर देशों भेजा जाता था या वहाँ से आता था, तो उसके जुड़ी हुई सारी व्यवस्था वहाँ होती थी, ठीक है, कि सामान जहाज़ से उतारना है, लोड करना है, वहाँ गोदाम होते थे, ऑफिसेज होते थे, ऐसी कंपनियों के। तो जैसे आज भी है, आप जितने हमारे पोर्ट टाउन्स हैं, कोचीन हो गया, कैलकाटा हो गया, मुंबई हो गया,
चेन्नई हो गया, ऐसे बहुत सारे पोर्ट टाउन्स। तो मेनली ये 4 तरह के टाउन्स जो है मेडिवल इंडिया में हमें मिलते हैं। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, दूसरे रिलीजियस टेम्पल टाउन्स, सेकंड हो गया कॉमर्शियल ट्रेड टाउन्स, थर्ड हो गया रिलीजियस टेम्पल टाउन और फोर्थ हो गया पोर्ट टाउन्स। ठीक है। अब कई शहर तो एक साथ ही शहरों के उपरोक्त विभिन्न रूपों को अपने में समाहित किए हुए फल फूल रहे थे, और कुछ ऐसे शहर भी थे जिनमें ये कई फीचर्स थे। जैसे मान लीजिए कहीं पोर्ट टाउन है, बंदरगाह है, लेकिन वहाँ टेम्पल भी कोई बड़ा है तो वो टेम्पल टाउन की तरह भी काम कर रहा है। कहीं जो है कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है लेकिन वहाँ कोई बड़ा टेम्पल भी है या कई टेम्पल्स हैं, तो वो दोनों की तरह काम, तो ऐसे भी शहर थे। तो अब हम कैटेगरी वाइज देखेंगे। सबसे पहले प्रशासनिक नगर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स जो थे, ये नगर मुख्य रूप से शासक वर्ग के सत्ता केंद्र अर्थात राजधानियाँ थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स मेनली क्या थे कि देवर कैपिटल्स ऑफ सम किंगडम्स। इन शहरों में अनेक राजमहल होते थे, इनमें देवर मेनी पैलेसेस इन दीज टाउन्स। इसमें शासक एवं उनके परिवार, अधिकारी, नौकर चाकर, सैनिक रहते थे। तो यहाँ मेनली क्या है, गवर्नमेंट से जुड़े लोग जो उस समय होते थे, यानी कि राजा, उसके परिवार, उसके अधिकारी, मंत्री, नौकर चाकर, सैनिक, ये रहते थे। राजमहल में सभा कक्ष बने होते थे जहाँ से शासक द्वारा अपने प्रजा एवं अधीनस्थ अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया जाता था। और पैलेसेस के अंदर में कुछ ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल या हॉल होते थे, मीटिंग हॉल होते थे, जहाँ राजा अपने लोगों के साथ बैठक किया करते थे और वहाँ से अपने आदेश लोगों के लिए पास करते थे। उसके बाद शहरों में, एक मिनट, शहरों में बाजार हुआ करता था जहां नगर निवासियों के लिए अनाज, कपड़ा, आभूषण एवं दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुओं की बिक्री होती थी। शहर में जो है मार्केट हुआ करते थे जहाँ की लोगों के ज़रूरत की चीज़ें जो है, जैसे अनाज हो गया, कपड़ा हो गया, आभूषण हो गया, ज्वेलरी हो गया, और डेली यूज़ की चीज़ें जो है बिका करती थी। दिल्ली के सुल्तानों एवं मुगल शासकों ने व्यक्तिगत एवं राजकीय आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति के लिए शाही कारखानों के निर्माण किए थे। तो दिल्ली के जो सुल्तान थे, यानी सल्तनत की बात, और उसके बाद मुगलों ने तो अपनी और जो है सरकार के जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनके लिए जो है वो शाही यानी कि रॉयल फैक्ट्रीज, यानी कि सरकार की तरफ से फैक्ट्रीज बनवाए थे, कारखाने बनवाए थे। इस प्रकार के शहरों में दक्षिण भारत में कांचीपुरम, मदुरई, तंजावुर तथा उत्तरी भारत में दिल्ली, आगरा, लाहौर आदि शहरों का नाम लिया जा सकता है। तो कुछ उस समय कारखाने वाले शहर भी थे जहाँ जो राजा या जो भी शासक होते थे उनके कारखाने होते थे, ताकि उनकी ज़रूरत की चीज़ें या सरकार की ज़रूरत की चीज़ें इससे वहाँ बनाई जा सके। तो नॉर्थ इंडिया में जो है दिल्ली, आगरा और लाहौर थे ऐसे शहर। साउथ इंडिया में कांचीपुरम, मदुरई, तंजावुर ये शहर थे। तो ये हो गए प्रशासनिक शहर। उसके बाद हो गए मंदिर, नगर एवं तीर्थस्थल, यानी कि पिलग्रिमेज एंड टेम्पल टाउन। दक्षिण भारत में शासक व्यापारियों एवं धनाढ़ लोगों के द्वारा देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा, आस्था एवं भक्ति भाव प्रकट करने के लिए मंदिर बनाया जाता था एवं ग्राम दान दिया जाता था। तो नेचुरल बात है कि बड़े बड़े जो लोग होते थे, पावरफुल लोग, अफ्लुएंट, रिच पीपल, बिजनेसमैन,
वो जो है अपनी श्रद्धा भावना देवी देवताओं के प्रति व्यक्त करने के लिए मंदिर बनाते थे। जैसे आप देखें दिल्ली में बहुत सारे मंदिर हैं, कोई बिरला परिवार ने बनाए हैं या और ऐसे बहुत सारे रिच लोगों ने जहाँ तहाँ बनवाए। और उसके लिए जो है बनवाने के लिए ज़मीन वगैरह गांव दान में दे दिए जाते थे। तो फलस्वरूप मंदिरों के पास अपार धन संपत्ति जमा हो गया था। तो टेम्पल्स में लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं तो इससे वहाँ काफ़ी पैसा जमा हो गया था। मंदिरों के कर्ता धर्ता ने मंदिर के धन को व्यापारियों को ऋण देने में लगाया। तो जो मंदिर के उस समय इंचार्ज थे उन्होंने देखा मंदिर में पैसा अच्छा जमा हो गया है, तो उस पैसे को वो व्यापारियों को लोन के रूप में देने लग गए। तो इस प्रकार इन पवित्र केंद्रों ने क्षेत्र विशेष के वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहित करने में कड़ी के रूप में काम किया, क्योंकि उस समय मंदिर ही बहुमूल्य वस्तुओं के सबसे बड़े उपभोक्ता थे। तो मंदिरों ने भी उस समय बिजनेस और ट्रेड को डेवलप करने का काम किया, क्योंकि उसके पास जो चढ़ावा आता था अच्छा खासा मात्रा में पैसे या कीमती वस्तुएं जो वहाँ लोग गिफ्ट चढ़ाते थे, तो उनको वो जो है आगे बिजनेसमैन को बढ़ा देते थे उनको ट्रेड करने के लिए। तो इससे वहाँ बिजनेस और ट्रेड भी डेवलप हुए। धीरे धीरे बड़ी संख्या में शिल्पकार एवं व्यापारी मंदिरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मंदिर के निकट बसते गए। तो जब मंदिर में इतना पैसा चढ़ रहा था तो उस मंदिर की सेवा करने के लिए उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो लोग वहाँ रहते थे, तो उसके लिए वहाँ जो है तरह तरह के आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन और ट्रेडर्स वो मंदिर के आसपास सेटल होने लग गए। दक्षिण भारत में 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तंजावुर, कांचीपुरम, तिरुपति आदि मंदिर नगरों का विकास इसी तरह से हुआ। तो मिडिवल पीरियड में साउथ इंडिया में कुछ ऐसे ही टेम्पल टाउन्स डेवलप हुए, जैसे कांचीपुरम, तंजावुर, तिरुपति। ठीक है, यहाँ बगल में अजमेर शरीफ का फोटो आपको दिया गया है। तो अजमेर शरीफ है जो कि आपके अजमेर दरगाह के कारण जो है वहाँ लोग दरगाह पर जाते हैं, उससे वो डेवलप हुआ पड़ा है दरगाह के कारण। तो भक्ति आंदोलन के विस्तार के कारण तीर्थ स्थलों का महत्व बढ़ा। जैसे जैसे आपने पढ़ा मिडिवल इंडिया में भक्ति आंदोलन यानी भक्ति की भावना बढ़ी लोगों में, लोग देवताओं की भक्ति करने लगे, तो उससे जो है इन तीर्थ स्थलों का जो है महत्व बढ़ गया। धार्मिक आस्था के पवित्र स्थलों में विभिन्न क्षेत्रों से लोग पूजा पाठ एवं दर्शन के लिए आया करते थे। तो ऐसे जो होते थे धार्मिक क्षेत्र, वहाँ दूर दूर से लोग पूजा पाठ करने आते थे। जैसे अभी भी देखिए बिहार में यही बगल में पुनपुन है, पुनपुन को डेवलप किया गया, गंगा है, गया है तो गया जी हो गया। इन सब को जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको और डेवलप किया जा रहा है ताकि लोग दूर दूर से वहाँ आके अपनी पूजा पाठ कर सकें, अपनी भक्ति कर सकें। मथुरा, काशी, वृंदावन, अजमेर, माउंट आबू, सोमनाथ आदि शहर तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये सब जो है उस समय के फेमस टेम्पल टाउन्स हैं। मथुरा हो गया, काशी हो गया, वृंदावन हो गया, अजमेर हो गया, माउंट आबू हो गया, सोमनाथ हो गया। ये सब टेम्पल एंड पिलग्रिमेज टाउन की तरह डेवलप हुए। नेक्स्ट आता है वाणिज्यिक नगर, ट्रेड टाउन्स, कमर्शियल टाउन्स। कुछ ग्रामीण बस्तियां जो अपने खास एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे, वे धीरे धीरे शहरी विकास के केंद्र बन गए। यानी कुछ ऐसे जो रूरल सेटलमेंट्स थे जहाँ की कोई चीज़ जो है जो वहाँ बनती थी या पैदा होती थी वो काफ़ी पॉपुलर होती गई लोगों में, तो वो धीरे धीरे जो है वहाँ ट्रेडिंग होने लग गया उन चीज़ों का बड़े स्तर पर, और वो ट्रेड टाउन की तरह धीरे धीरे डेवलप हो गए। इनका विकास
व्यापार बाजार के केंद्र के रूप में हुआ। तो इनका जो डेवलपमेंट हुआ मेनली वो सेंटर ऑफ ट्रेड के रूप में डेवलप हुआ। कुछ शहर खास वस्तुओं के व्यापार के लिए विशेष बाजार समझे जाते थे। कुछ शहर जो थे वहाँ कुछ खास तरह की चीज़ें बनती थी विशेष, इसलिए वो उनके बाजार के रूप में डेवलप हुआ, क्योंकि इनका उत्पादन स्थानीय स्तर पर होता था। जैसे देखिए आज भी हम कहते हैं बनारसी साड़ी, तो बनारसी साड़ी क्या है? बनारस में बनने वाली साड़ियाँ। तो वो ऐसी साड़ियाँ जो होती थी पहले वो बनारस में ही बना करती थी। तो बनारसी साड़ी के लिए दूर दूर से लोग बनारस जाते थे, क्योंकि वो बनारस में ही बिकती थी। अब अलग बात है कि हर जगह बिकने लगी है। उसी तरह एक समय जो है बर्तन, तो मुरादाबाद में बर्तन बनते थे, अलीगढ़ के ताले, ठीक है। तो यहाँ जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, बुरहानपुर कपास, तो जो कॉटन होता था बुरहानपुर है एक जगह, वहाँ पर कॉटन बहुत अच्छा होता था वहाँ का, तो कॉटन वहाँ लेने लोग जाते थे। अहमदाबाद में कपड़ा, अहमदाबाद में फैक्ट्रियाँ या बुनकर थे, वीवर्स थे जो कपड़ा वहाँ बहुत बढ़िया बनाते थे, तो वहाँ से कपड़ा अहमदाबाद के फेमस था। बयाना नील, नील जो खेती और इंडिगो तो डाई के लिए, तो वो बयाना एक जगह था। कांचीपुरम जो था वो भी कॉटन क्लॉथ के लिए जो है फेमस था। कैम्बे रत्न बाजार, वहाँ जेम्स ज्वेलरी का ट्रेडिंग होता था कैम्बे। तो ये इस तरह से कुछ खास प्रोडक्ट्स के लिए ये टाउन्स ट्रेडिंग टाउन की तरह डेवलप होते गए। उसके बाद आते हैं बंदरगाह नगर या पोर्ट टाउन्स। देखिए अब शहरों के तैयार माल को दूसरे देशों में ले जाने के लिए समुद्र के तटीय क्षेत्रों में शासकों एवं व्यापारियों द्वारा बंदरगाहों का विकास किया गया। तो जब फॉरेन ट्रेड डेवलप हो रहा था, तो जो तैयार माल था यहाँ शहरों में, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स जो बनाए जा रहे थे, उनको बाहर बेचना भी ज़रूरी था। उसके लिए उनको जहाज़ों में ले जाना ज़रूरी था। तो उसके लिए कुछ जो समुद्र के किनारे बसे हुए शहर थे, वहाँ जो गवर्नमेंट्स थे, रूलर्स थे, उन्होंने ऐसी फैसिलिटीज़ डेवलप की ताकि आसानी से उनको जहाज़ों में लोड करके और दूर देश ले जाया जा सके। तो वहाँ बंदरगाह का डेवलप हुआ, पोर्ट डेवलप हुआ। अंजुवन, मणिग्रामम, नानादेशी जैसे व्यापारिक समुदायों के कारण तटीय वस्तुओं का महत्व बढ़ा। तो ये सब जो है ये ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं। अंजुवन, मणिग्रामम, नानादेशी, ये जो ट्रेडिंग यानी जो लोग बिजनेस करते थे उनके कम्युनिटी हैं। शासकों के विशेष फरमानों के द्वारा विदेशियों जैसे यहूदियों, ईसाइयों, अरबी लोगों को तटवर्ती शहरों में बसने एवं व्यापार करने की छूट दी गई। तो शासकों ने जो अपना जो फरमान ऑर्डर के द्वारा ऐसे विदेशी लोगों को, जैसे ईसाई थे, यहूदी थे, अरबी थे, उन लोगों को इन बंदरगाह वाले शहरों में बसने की इजाज़त दी गई ताकि वो आसानी से वहाँ से ट्रेड कर सके। गुजरात, जहाँ जैन व्यापारियों का बोलबाला था, पश्चिम भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो गुजरात जो कि वहाँ जैन ट्रेडर्स ज़्यादा वहाँ डोमिनेंट थे, फेमस थे, तो वो भी वेस्ट इंडिया का एक फेमस ट्रेडिंग सेंटर था। यहाँ के बंदरगाह भड़ौच एवं सूरत मध्यकाल में व्यापारिक केंद्र के रूप में फले फूले। तो यहाँ के जो दो फेमस पोर्ट्स थे, एक भरूच और एक सूरत, तो ये जो है आगे चल के ट्रेड टाउन की तरह डेवलप हुए। भारत के पश्चिमी तट का अरब फारस की खाड़ी और उसके आगे के देशों के साथ व्यापारिक संबंध रहा था। तो जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रहा, उसका जो है ट्रेड रिलेशंस जो है वो अरब देश जो थे और फारस की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ पर्सिया, यानी कि जहाँ ईरान उधर जाने में, तो वहाँ से इन लोग का ट्रेड रिलेशन चलता था।
10वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच में थाना, गोवा, भटकल, मंगलूर, कोचीन जैसे बंदरगाह का विकास लंबी दूरी के व्यापार के कारण हुआ। तो पहले तो थे जो नज़दीक के, वहाँ से नाव वगैरह जाते थे, फिर बाद में दूर जाने वाले जहाज़ विकसित हुए, तो ऐसे बंदरगाह डेवलप हुए जहाँ से ऐसे बड़े बड़े जहाज़ों में दूर देशों में सामान ले जाया करते थे, जैसे कि थाना हो गया, गोवा हो गया, भटकल हो गया, मंगलूर हो गया, कोचीन हो गया, ये सब बंदरगाह डेवलप हुए आगे चल के। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हुगली, मोटुपल्ली, मसूलीपट्टनम दक्षिण पूर्वी व्यापार का मुख्य द्वार बन गया। तो ईस्टर्न कोस्ट पर बसे हुए जो पोर्ट टाउन्स थे फेमस, वो हुगली हो गया ऊपर कलकत्ता के पास, फिर मोटुपल्ली हो गया इधर आंध्र, और फिर मसूलीपट्टनम। तो ये नीचे साउथ एशियन जो है, साउथ ईस्टर्न ट्रेड का जो है वो गेटवे बन गया है, यहाँ से एशिया में आ सकते थे समुद्र के रास्ते। अरब के घोड़े के व्यापारियों के कारण कर्नाटक एवं केरल के तटीय शहरों का महत्व बढ़ गया। उधर अरब से जो आते थे घोड़े, बड़े मजबूत अरबी घोड़े होते थे, तो अरब से वो घोड़े लाते थे, तो उसके उनके लिए कर्नाटक के जो है, जो उस समय कोस्टल टाउन्स थे वो फेमस हो गए, और केरल के जो भी है कोस्टल टाउन्स, उनका भी महत्व बढ़ा, क्योंकि अरब से वहाँ घोड़े आते थे। यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के साथ पश्चिमी एवं पूर्वी सागर तट पर अनेक नए पत्तन और नगर विकसित हुए, जो धीरे धीरे उनके सैनिक एवं प्रशासनिक केंद्रों में बदल गए। तो यूरोपियन ट्रेडर्स जब आने लग गए, तो धीरे धीरे जो है पोर्ट टाउन्स और डेवलप हुए, और ये पोर्ट टाउन्स आगे चल के वहाँ उनके जो है मिलिट्री सेंटर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स में कन्वर्ट हो गए। तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास इसके प्रमुख उदाहरण थे। तो मेनली इसके एग्जाम्पल थे बॉम्बे एक तरफ, जो कोस्टल टाउन था, पोर्ट टाउन था, और फिर मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, ये सारे पोर्ट टाउन्स थे और मिलिट्री के सेंटर थे और कैपिटल्स भी थे। तो इस तरह अलग अलग तरह के हमने शहर और उनका डेवलपमेंट देखा। अब देखिए शहरी परिदृश्य, यानी जो शहर है वो किस तरह से वहाँ होता था बना हुआ। अधिकांश शहर एक चार दीवारी से घिरा होता था, यानी जो टाउन होते थे उसका मैक्सिमम पार्ट एक ऊंचे वॉल से घिरा होता था। वॉल्स, उसको वॉल्ड सिटी कहते थे। जैसे आज भी आप दिल्ली जाइएगा लाल किला के आसपास, तो वहाँ आपको मिलेगा वॉल्ड सिटी लिखा हुआ, वहाँ दीवारों से अंदर घिरा हुआ किला था, तो वो उस समय का वॉल सिटी होता था दिल्ली का। यानी शहर जो होता था छोटा ही होता था, बहुत बड़ा नहीं, तो उसके चारों तरफ किले जैसी दीवारें होती थी। इसमें एक या अधिक प्रवेश द्वार होते थे, और उसमें घुसने के लिए कई द्वार, जैसे मैंने बताया आपको दिल्ली में कई गेट होते थे वॉल सिटी में घुसने के लिए। तो जैसे कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, तुर्कमान गेट, ठीक है, इस तरह से चार दिशा में चार गेट होते थे। तो शहर की प्रमुख आबादी इस चार दीवारी के अंदर निवास करती थी। तो जो शहर के रहने वाले लोग हैं वो इसी वॉल्ड सिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर में रहते थे। सुनियोजित ढंग से बसाए गए शहरों में बाजार अलग से बनाए जाए, और जो प्लान्ड सिटी होते थे तो उनमें जो है अलग से मार्केट प्लेस बनाया जाता था अलग से, जो प्लान्ड सिटी होते थे उनमें। कई बाजार किसी खास वस्तु के व्यापार के लिए विशिष्ट रूप से जाने जाते थे। शहर कई मोहल्लों में बटे होते थे। अधिकतर मोहल्ले किसी खास जाति या उत्पादक समुदायों के नाम से जाने जाते थे। तो जो शहर में है वो कई मोहल्ले में बटा होता था शहर, और जो मोहल्ले होते थे आज भी आप देखते हैं, जैसे वो किसी खास जाति या किसी खास चीज़ को बनाने वाले लोगों से जुड़ा होता है। जैसे उदाहरण के लिए कुंजड़ी मोहल्ला
तो कुंजड़ी बोल, जो सब्जी बेचने वाले लोग होते थे उनको कुंजड़ी, तो कुंजड़ी मोहल्ला कहते थे। मोचीवाड़ा यानी जहाँ जूते बनाने वाले लोग रहते थे तो मोचीवाड़ा कहते थे। मोहल्ला जरगरान, तो जहाँ की सुनार वगैरह रहा करते थे उस मोहल्ले को। फिर कूचा रंगरेज, जहाँ कपड़े रंगने वाले लोग रहते थे डायर्स, तो वहाँ कूचा रंगरेज कहते थे। तो इस तरह जैसे देखिए दिल्ली में आज भी आप जाएंगे तो आपको मार्केट्स हैं जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड मार्केट्स, ठीक है। जैसे चांदनी चौक एक अलग तरह का मार्केट है जहाँ आपको कपड़ों की खरीदारी या कुछ होलसेल में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं। उसी तरह एक है नेहरू प्लेस, वहाँ है, ठीक है। तो नेहरू प्लेस जो आपको जितना कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए जो है, तो नेहरू प्लेस है, ठीक है। तो उसी तरह अलग अलग है मसालों ये सब के लिए या हर तरह की चीज़ों के लिए सदर बाज़ार, ठीक है। तो पंजाबी बाग, अलग अलग एरिया हैं जहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें आप फैशनेबल कपड़े वगैरह ख़रीदने हैं तो लाजपत नगर, सरोजनी नगर, ठीक है, ये सब मार्केट्स हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र जो है मोहल्ले बटे होते थे शहर मोहल्लों में। शहरों में विभिन्न जाति, धर्म, व्यवसाय के लोग रहते थे। तो शहरों में जो है मिक्स्ड रहते थे लोग, अलग अलग धर्मों के, जाति के, व्यापार के। शासक, अमीर एवं व्यापारी शहरों के सबसे धनी लोग थे। तो जो सबसे रिच पीपल होते थे दे वर रूलर्स, और अमीर जो होते थे यानी हाई पोस्ट ऑफिसर्स। शहर के अधिकतर लोग मध्यम वर्ग के, ज़्यादातर लोग जो होते थे वो मिडिल क्लास होते थे शहरों में। इस वर्ग में छोटे मनसबदार, कर्मचारी, दुकानदार, साहूकार, चिकित्सक, वैद्य, चित्रकार, संगीतकार, सुलेखक शामिल थे। तो मेनली जो स्किल्ड पीपल थे मिडिल क्लास में, ज़्यादातर वो लोग होते थे। धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग पंडित, उलेमा, सूफी संत आदि शहरों के निवासी थे। जो धार्मिक कार्य से जुड़े होते थे वो भी शहरों में रहते थे, जैसे पंडित, उलेमा, सूफी। इन्हें आमतौर पर राज्य से इनाम के रूप में कर मुक्त भूमि अनुदान में दिया जाता था जो शहरों के आसपास होती थी। तो ये जनरली इनको टैक्स फ्री लैंड दे दिया जाता था रूलर्स के द्वारा, शहरों के आसपास वहीं बसे रहते थे। इसके अलावा सैनिक, नौकर, गुलाम, कारीगर इत्यादि लोग भी शहरों में निवास करते थे। तो उसके अलावा जो है शहरों में जैसे सिक्योरिटी के लिए सैनिक भी वो भी रहते थे, नौकर, गुलाम वगैरह रहा करते थे, कारीगर रहा करते थे। ये लोग उच्च वर्ग के लोगों के यहाँ काम करके अपनी आजीविका चलाते थे। तो ये लोग जो है हाई क्लास लोगों के घरों में या उनके लिए काम करके अपना चलाते थे आजीविका। जैसे आज भी आप दिल्ली चले जाएं और किसी बड़े कॉलोनी में जाएंगे तो उसके आसपास आपको स्लम ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बड़ा कॉलोनी है तो वहाँ लोग काम कौन, वहाँ गार्ड कौन बढ़ेगा, वहाँ मेड का काम कौन करेगा, वहाँ माली का काम कौन करेगा, तरह तरह का सफाई का काम है और सब्जी बेचने का है। तो ये सब तरह के लोग जो है वहाँ आसपास में स्लम होते हैं, वो स्लम में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, वहाँ से काम करने जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो हर तरह के लोग शहरों में रहते हैं। व्यापार की दशा एवं दिशा। शहरों का मुख्य आकर्षण वहाँ की मंडियाँ एवं बाजार थे। तो शहर में जो है मेनली वहाँ के मार्केट प्लेसेस जो फेमस होते थे। प्रांतों की राजधानियाँ तथा समुद्र के तट के किनारे स्थित शहरों ने व्यापार वाणिज्य की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो कैपिटल टाउन्स थे या पोर्ट टाउन्स थे उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स में काफ़ी जो है कंट्रीब्यूशन किया डेवलप करने में। इन शहरों के बाज़ारों में देश विदेश के व्यापारी क्रय विक्रय किया करते थे। तो ये जो बड़े शहर होते थे, राजधानी होते थे या पोर्ट टाउन्स होते थे, इनके जो है मार्केट प्लेसेस में देश विदेश के लोग जो है वो खरीद बिक्री करते थे। जैसे आज भी आप पटना चले जाइए, पटना के मार्केट में चले जाइए तो बहुत अलग अलग दूर दूर से लोग आए रहते हैं कुछ खरीदने के लिए।
इस काल में देश के भीतर व्यापार के विस्तृत होने का पता चलता है। तो मिडिवल इंडिया हम देखें कि इंटरनल ट्रेड बहुत होता था देश के अंदर ही। प्रत्येक कस्बा यानी छोटे शहर जो होते में हाट या बाजार होता था। तो पहले के आप शहरों में देखते थे छोटे शहर जो होते थे उनमें हाट और बाजार एक जगह हुआ करता था, अभी भी होते हैं। इसके अलावा नियत समय पर लगने वाले मेलों में व्यापारी आते थे और वस्तुओं की खरीद बिक्री होती थी। तो समय समय पर मेले लगते थे या बाजार लगते थे। अभी भी आप दिल्ली में जाइएगा तो दिल्ली में या बहुत सारे शहरों में सिस्टम है कि अलग अलग जगहों पर वहाँ बाज़ार या हाट लगती है। जैसे कि दिल्ली में कई जगह है कि आज मंदिर, तो वो कहते हैं सोम बाज़ार लगेगा, मंगल बाज़ार लगेगा, बुध बाज़ार लगेगा, ऐसे वो नाम रख दिए दिन के हिसाब से। तो सोमवार को बाज़ार कहाँ लगता है अलग एरिया में, मंगलवार को अलग जगह, बुध पर अलग, ऐसे। तो सप्ताह के अलग अलग दिन जो है वो बाज़ार अलग अलग जगहों पर लगा करता है और उसमें पूरे दिल्ली से वो आते हैं लोग बेचने के लिए सामान और ख़रीदने के लिए भी आते हैं लोग जो। तो वहाँ है या और बहुत से जगहों पर है कि वो कुछ समय पर, कुछ हफ्तों में या महीनों में एक बार ऐसा बाज़ार लगता है जिसमें लोग दूर दूर से आते हैं और वहाँ खरीद बिक्री होती है। फेरी लगाकर माल बेचने वाले व्यापारियों का एक वर्ग था जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते थे। और बहुत से ऐसे व्यापारी थे जो फेरी लगा के, यानी कि जो छोटे छोटे स्टॉल लगा के और वो सामान बेचा करते थे। इसके अतिरिक्त राजपुताना क्षेत्र के बंजारे अनाज, नमक, चीनी, मक्खन आदि वस्तुएं सैकड़ों बैलों पर लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते थे। तो बंजारे जो होते थे राजपुताना के, वो जो है अपने गाड़ियों में भर के सामान बेचने खरीदने के लिए ले जाया करते थे। बंजारा लोग घुमंतु व्यापारी थे। ये लोग जो है घुमंतु यानी कि नोमैड ट्रेडर्स थे। तो ये घूम घूम के अपना ज़िंदगी भी जीते थे और ट्रेडिंग करते रहते थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। तो उनका जो काफिला होता था, देयर प्रोसेशन, दैट इज़ कॉल्ड टांडा। तो पीछे अध्याय पढ़े होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का उपयोग नगरों के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था कि बंजारों से जो है शहरों में अनाज जो है ढुलाई यानी कि कैरी करवाता था। बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में लिखा है कि बंजारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अनाज ले जाकर शहरों में बेचा करते थे। वे मुगलों के सैनिक अभियान के दौरान सेना के लिए खाद्य वस्तुओं की ढुलाई का काम भी करते थे। तो जब लड़ाई वगैरह होती थी तो उस समय सैनिकों की ज़रूरत के लिए वो जो तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें और यूज़ की चीज़ें को वो ढुलाई किया करते थे। उसके बाद बंजारों का डिस्क्रिप्शन दिया है। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बंजारों का वर्णन किया। पीटर मुंडी ने बंजारों के बारे में लिखा है, सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपने घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से फिर वे ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती। तो इस तरह बंजारे अपना व्यापार करते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन एक इंग्लिश ट्रेडर जो आया था 17वीं सेंचुरी में, पीटर मुंडी, उसने लिखा है। टांडा में 600 से 700 लोग हो सकते हैं। तो एक टांडा में 600-700 लोग का भी ग्रुप होता था। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते, यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी। तो लोग ज़्यादा सफ़र नहीं करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं।
अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद भी उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। तो जहाँ वे रुकते थे वहाँ सामान उतार के गाय बैलों को खाने पीने के लिए फ्री छोड़ देते थे। तो ये बंजारों के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन देखा। देखिए, बड़े पैमाने के व्यापार कुछ विशेष व्यापारी समुदायों तक सीमित थे। जो बड़े स्केल पर ट्रेडिंग होता था वो कुछ व्यापारी परिवार होते थे, वही लोग किया करते थे। उत्तरी भारत के मुल्तानी, गुजराती, बनिया तथा दक्षिण भारत के मलय, चिट्ठी एवं मुरों कुछ ऐसे व्यापारी समूह थे जिन्हें दूर देशों के साथ व्यापार संबंध बनाया। तो ये सब बिजनेस कम्युनिटी जो थे जिनका दूर देशों तक जो है रिलेशन था, और वो बड़े ऐसे स्केल के व्यापार करते थे। जैसे उत्तरी भारत के मुल्तानी लोग हो गए, गुजराती हो गए, बनिया हो गए, और दक्षिण भारत में मलय, चिट्टी और मूर, जो कि अरब, तुर्की, खुरासानी, मुस्लिम व्यापारी, इन सब का ग्रुप को कहते थे मूर। तो ये सब जो है ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थे। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत, भड़ौच, खंबात, जिसको आज कैम्बे कहते हैं, कालीकट, गोवा जैसे बंदरगाह पश्चिमी देशों के साथ मसाला, सूती कपड़ा, नील, जड़ी बूटी के व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। तो ये हमने देख लिया कौन कौन से पोर्ट टाउन्स थे फेमस, और वहाँ से क्या व्यापार हुआ करता था। इन वस्तुओं को जहाज़ों में भरकर फारस की खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों को भेजा जाता था। तो इनको जो है जहाज़ में भर के जो है गल्फ ऑफ पर्सिया या रेड सी में जो पोर्ट टाउन्स थे उन सब शहरों तक भेजा जाता था। यहाँ से वेनिस एवं जेनोवा के व्यापारी इन्हें यूरोप के देशों तक ले जाते थे। तो वहाँ से जो है जब गल्फ ऑफ पर्सिया या वहाँ तक चला जाता था, तो वहाँ से फिर जो वेनिस और जेनोवा एक टाउन हुआ करता था उस समय फेमस यूरोप में, तो जेनोवा के जो ट्रेडर्स थे वो इन्हें यूरोप के और देशों तक ले जाते थे। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थित बंदरगाह सतगांव, पुलिकट, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम से कपड़ा, अनाज, खाद्य सामग्री, सूती धागा इत्यादि वस्तुएं दक्षिण पूर्व एशिया को भेजा जाता था। जो बंगाल के गल्फ बे ऑफ बंगाल में जो है सिचुएटेड जो पोर्ट टाउन्स थे वहाँ से जो, क्योंकि आप बंगाल और आसपास में क्या ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर जो है ये है, तो वहाँ से एग्रीकल्चर से जुड़े सामान ज़्यादा जाते थे। जैसे कपड़ा हो गया, अनाज हो गया, खाद्य सामग्री हो गया, सूती धागा हो गया, ये सब भेजा जाता था साउथ ईस्ट एशिया। यूरोप के देशों से ऊनी वस्त्र, सोना, चांदी भारत लाया जाता था। और ये लोग जब यूरोप ट्रेडिंग करने जाते थे तो वहाँ से वहाँ का ऊनी कपड़ा यानी वुलन क्लॉथ और सोना और चांदी जो है वो लाया करते थे। पूर्वी अफ्रीका से हाथी दांत एवं मध्य एशिया से खजूर, ताजे फल, सूखे मेवे अरब व्यापारियों द्वारा भारत लाए जाते थे। तो ये अरेबियन ट्रेडर्स जो होते थे जब ये वेस्ट अफ्रीका या ईस्ट अफ्रीका जाते थे वहाँ से हाथी दांत और सेंट्रल एशिया से खजूर और फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब लाते थे अरब व्यापारी जो है। चीन से रेशम तथा दक्षिण पूर्व एशिया से मसाला भारत आने वाली, तो चीन से जो है वो रेशम का व्यापार होता था। आप जानते हैं चीन का रेशम सिल्क बहुत फेमस था। और दक्षिण पूर्व एशिया साउथ ईस्ट एशिया से जो है वो मसाले, स्पाइसेस भर कर जहाज़ों पर व्यापारी लोग लाते थे। तो मसाला जो है वो साउथ ईस्ट एशिया से आने वाला मेन चीफ गुड्स था। फारस की खाड़ी से हरमुज के रास्ते घोड़े, मोती, रेशम, कालीन आदि आयात की वस्तुएं थी। तो हरमुज स्ट्रेट है जो कि वहाँ गल्फ ऑफ पर्सिया में, उससे वहाँ से घोड़े, मोती, रेशम, कालीन, ये सब वहाँ से इंपोर्ट लाया जाता था खरीद के यहाँ
गुलामों को भी इसी रास्ते से लाया जाता था और उसकी खरीद बिक्री की जाती थी। इवन स्लेव्स वर ब्रॉड फ्रॉम दैट रूट, और उनकी खरीद बिक्री यहाँ होती थी। व्यापारिक मार्ग, यातायात एवं विनिमय के साधन। तो अब हम जो है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड रूट्स और एक्सचेंज के मीन्स को हम देखेंगे कैसे होता था। सड़कों का विस्तृत जाल बंदरगाहों को एक दूसरे से जुड़े हुए था। तो ऑल द पोर्ट टाउन्स दे वर कनेक्टेड बाय रोड्स। इनके द्वारा बंजारों एवं नगरों के बीच वाणिज्य व्यापार होता था। तो ये बंजारे जो है इन जो है रूट्स पर एक शहर से दूसरे शहर बिजनेस और कॉमर्स करते थे। अल बेरूनी ने अपने विवरण में 15 व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया है। अल बेरूनी ने जो लिखा है किताबुल हिंद, उसमें ऐसे 15 ट्रेड रूट्स के बारे में उसने जानकारी दिया है। यहाँ मैप में दिया है, मैप में देखिए रूट्स दिखाया गया है अलग अलग जो ट्रेडिंग टाउन्स को जोड़ते हुए है। सड़कों के अलावा भारत के पश्चिम एवं पूर्वी तटों के साथ लगे समुद्री मार्गों ने भी विदेशी व्यापार संपर्कों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सड़कों के अलावा जो है सी रूट से भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था। मैदानी इलाकों में सामानों को लाने ले जाने का मुख्य साधन बैलगाड़ियाँ थी, और फिर प्लेन एरियाज में जो है वो सामान मेनली बुलक कार्ट से ले जाया जाता था। लेकिन जहाँ ये नहीं चल पाती थी वहाँ सामानों को ढोने के लिए बैल, खच्चर, ऊँट एवं आदमियों का इस्तेमाल किया जाए। जहाँ बैलगाड़ी नहीं जा पाती थी वहाँ वो जानवरों के द्वारा या आदमी के द्वारा मैनुअली ले जाया करते थे। नावों का उपयोग जलमार्ग पर होता था, जबकि बड़े जहाज समुद्रों में चलते थे। तो रिवर्स में जो है वो बोट्स चलते थे और समुद्र में शिप्स चलते थे। वस्तुओं की खरीद बिक्री में सिक्के विनिमय के प्रमुख साधन थे, और खरीद बिक्री जो होता था उसमें जो है मेन कॉइन क्या करेंसी क्या होता था, कॉइन होता था। सिक्के सोने, चांदी एवं तांबे के बने होते थे। तो ये जो सिक्के होते थे सोने के, चांदी के या तांबे के बने इशू किए गए। इस काल में दिरहम, जीतल, टंका, दिल्लीवाल, बहलोली, स्वर्ण मुहर आदि सिक्के के प्रचलन का प्रमाण मिलता है। तो उस समय जो फेमस कॉइन्स थे वो दिरहम अरबिक जो है करेंसी है, जीतल, टंका जो यहाँ का है, दिल्लीवाल, बहलोली, स्वर्ण मुहर आदि सिक्के के प्रचलन का प्रमाण मिलता है। मुगल काल में रुपया और दाम मुख्य मुद्रा। उस समय जो है मुगलों के समय बोलते थे एक तो रुपया और दूसरा दाम, दम बोलते थे। जैसे कहीं सुने होंगे कि एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, तो वो दमड़ी जो है दाम से बनता था। दाम उस समय का करेंसी हुआ करता था मुगलों के समय। व्यापारियों का एक वर्ग सर्राफों का था, जो व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। तो सर्राफ भी जो है जो ट्रेडर्स में एक मेन होते थे कम्युनिटी। सर्राफ सिक्के की धातुगत शुद्धता और वजन की जांच तथा धातु मुद्रा की विनिमय दर निर्धारित करते। ये सर्राफ जो होते थे ये मेटल्स, कॉइन्स का जो है वो उनका जो है क्वालिटी टेस्टिंग और एक्सचेंज किया करते थे। वे बैंकर के रूप में लोगों के पैसों का लेन देन भी करते थे और हुंडिया भी जमा करते थे। तो वे जो है बैंकर्स की तरह ट्रेड वे भी करते थे, फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, और हुंडिया यानी लोगों का जो उनका बिजनेस अकाउंट होता था वो भी मेंटेन करते थे। हुंडी कागज पर लिखा एक वचन पत्र होता था जिसके द्वारा किसी स्थान और समय पर लिखी गई राशि देने की व्यवस्था। हुंडी जो होता था बेसिकली प्रॉमिसरी नोट इसको इंग्लिश में कहते हैं, जो आजकल करेंसी। तो उस समय क्या है, हुंडी लिख के लोग दे दिया करते थे कि ठीक है मैं इनको जो है 1 साल बाद 10,000 रुपया पे करूँगा या इतने दिन बाद इतना पैसा पे करूँगा।
तो उस समय लोग बहुत ज़्यादा कैश करेंसी लेके बहुत लोग नहीं चलते थे, वो सीधे हुंडी लिख देते थे। सामान खरीद लिया और उसका दाम जो 10,000 हुआ तो बोले कि 10,000 हम 2 महीने के बाद चुका देंगे इनका। तो ये हुंडिया सराफों के पास जमा होते थे। इसका आरंभ वाणिज्यिक कार्यों के लिए मुद्रा के रूप में अधिक धन को लेकर जाने वालों के खतरों को ध्यान में रखकर, तो बहुत ज़्यादा कैश लेके लोग नहीं चलते थे, लूटने का डर होता था, तो वो हुंडी लिख दिया करते थे। ठीक है। सभी विदेशी व्यापारियों ने, जो कि बाद में देखिए ट्रैवलर्स चेक और क्या क्या, अब तो एटीएम और बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो बीच में ट्रैवलर्स चेक चलते थे, तो उस पर जो है वो चेक इशू करते थे, पैसा ट्रेडिंग के लिए बाहर गए या अपना खर्च के लिए इस्तेमाल करते थे। सभी विदेशी व्यापारियों ने भारतीय साहूकारों की ईमानदारी की प्रशंसा की, और जितने भी विदेशी व्यापार थे भारतीय ट्रेडर्स को जो है काफ़ी ईमानदार, ऑनेस्ट मानते थे। फिर इसके बाद देखिए है व्यापारियों का संगठन, जो ट्रेडर्स होते थे उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता था। तो व्यापारी समुदाय ने अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापारी संघ बनाया, उन्होंने ट्रेड फेडरेशन बनाया अपने प्रोटेक्शन के लिए। दक्षिण भारत में, या उनको गिल्ड्स भी कहते थे, उस समय गिल्ड कहते थे, दक्षिण भारत में कई व्यापारिक संघों का उदय हुआ। तो साउथ इंडिया में कई ऐसे ट्रेडर गिल्ड्स बने। अभिलेखों में इन संगठनों को समाया कहा गया है, तो जो रॉक इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनमें इनको समाया नाम से बताया गया है गिल्ड्स को। इसका आशय है सदस्यों के बीच सहमति से पैदा हुआ संगठन, जो म्यूचुअल कोऑपरेशन से बना है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता था ये। प्रत्येक व्यापार संघ की एक सभा होती थी। संघ आमतौर पर एक प्रमुख के अधीन काम करती थी, जिसका चुनाव संघ के सदस्य करते थे। तो हर बिजनेस में एक जो है उसका काउंसिल होता था, और उसका हेड जो है एक होता था, उसके लोग चुना करते थे मेंबर्स। संघ आमतौर पर, हाँ, संघ अपनी सदस्यता और कार्य करने के तरीकों के लिए स्वयं नियम कानून बनाती थी, और जो काउंसिल होती थी वो खुद ही अपने बिजनेस कैसे करना है उसके लिए नियम कानून बनाती थी। यदि सदस्य संघ के नियमों को तोड़ते थे तो सदस्यों को सजा दे सकता था या उनको निकाल सकता था। कोई मेंबर अगर गलत वायलेट करता था उसको, तो उसको सजा भी दिया जा सकता था या निकाला जा सकता था। संघ के प्रमुख जो होते थे अपने व्यापारी सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में राजा से मिलकर बाजार में बिकने वाली वस्तुओं पर लगने वाले चुंगी अथवा कर को तय करने का काम कर। जो ये ग्रुप्स होते थे, ये गिल्ड्स होते थे, जाके अपने अपने जो भी सामान के लिए ट्रेडिंग करते थे उनके लिए वो राजा से मिल के उस पर जो टैक्स वगैरह होता था उसको बातचीत करके तय करते थे। वे वस्तुओं के दाम भी तय करते थे, तो वो प्राइसेस भी डिटरमिन करते थे। दक्षिण भारत में दो महत्वपूर्ण व्यापार संघ थे। साउथ इंडिया में ऐसे दो बिजनेस गिल्ड्स थे, एक नानादेशी एवं मनीग्रामम। एक नानादेशी कहे जाते थे, एक मनीग्रामम कहे जाते थे। इनका व्यापार चीन, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। इनका जो ट्रेडिंग था वो चाइना, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला होता था। उसके बाद आ गए नगरों के कारीगर, जो क्राफ्ट्समैन होते थे, आर्टिजन्स होते थे। मध्य युगीन शहरों में कारीगर यानी शिल्पी अपने व्यवसाय को बरकरार रखे हुए थे। तो मिडिवल टाइम्स में जो क्राफ्ट्समैन, आर्टिजन्स होते थे वो अपने स्किल को मेंटेन किए हुए थे।
शहरों में। अधिकांश व्यवसाय स्थानीय रूप में थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते रहे थे, और ये जो भी स्किल्स होता था ये आर्ट्स क्राफ्ट से जुड़ा हुआ, वो जनरेशन बाय जनरेशन अपने नेक्स्ट पीढ़ी को ये ट्रांसफ़र करते थे, सिखाते थे। कई शहर अपने लिए विशिष्ट उत्पादों के लिए मशहूर थे, और कई शहर जो ऐसे फेमस गुड्स के लिए फेमस थे। इसके अतिरिक्त राजकीय कारखाने भी थे जो दिल्ली के सुल्तानों एवं मुगल बादशाहों के द्वारा स्थापित, और इसके अलावा हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे टाउन्स थे जहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया गया था जो है रूलर्स के द्वारा, जो रॉयल फैमिली या जो गवर्नमेंट के ज़रूरत के लिए, सैनिकों की ज़रूरत के लिए सामान बनाया करते थे। ये ब्लॉक में दिया उसको छोड़ देते हैं। भारत में वस्त्र निर्माण प्राचीन काल से एक प्रमुख व्यवसाय था। तो टेक्सटाइल जो है बहुत पुराना इंडस्ट्री है भारत का। ढाका का मलमल, ढाका मसलिन कहते थे, मसलिन, मलमल को मसलिन, ढाका मसलिन सारे संसार में अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध था। तो वह बहुत फाइन मसलिन होता था, मलमल होता था जो है। दक्षिण भारत में कांचीपुरम एवं मसूलीपट्टनम सूती वस्त्र निर्माण के मुख्य केंद्र थे। उसी तरह साउथ इंडिया में जो है कांचीपुरम और मसूलीपट्टनम ये कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए फेमस थे। खंभात के रेशमी कपड़े की मांग इतनी अधिक थी कि अलाउद्दीन खिलजी को उसकी बिक्री नियंत्रित करनी पड़ी थी। खंभात में जो बनते थे सिल्क टेक्सटाइल्स बहुत ज़्यादा डिमांड में थे, तो इसलिए उनको रेगुलेट करना पड़ गया था किंग को, उस समय अलाउद्दीन खिलजी को। कश्मीर ऊनी शाल के लिए विख्यात था। कश्मीर जो है वुलन शॉल के लिए था, आज भी है। बर्तनों पर खंभात कैम्बे बॉम्बे के गुजरात के बीच में पड़ता है। बॉम्बे से ही बगल में है कैम्बे, उसी को खंभात कहते हैं। गल्फ ऑफ कैम्बे भी है वहाँ पर, देखिए बॉम्बे के ऊपर कटा हुआ है जो घुसा हुआ है अंदर मैप में। बर्तनों पर सोने चांदी के सुंदर जड़ाऊ कार्य के लिए बीदर प्रसिद्ध था। जैसे साउथ में कर्नाटका में बीदर है, तो बीदर फेमस था। जैसे यहाँ बगल में दिया हुआ एक फोटो बीदरी शिल्प का एक नमूना। तो बर्तनों पर किस तरह कारीगरी होता था, बर्तनों पर सुंदर कलाकृति बनते थे, बीदर उसके लिए फेमस था। पांचाल समुदाय जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई शामिल थे, मंदिरों, राजमहलों, भवनों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। जो पांचाल कम्युनिटी है वो जो है पैलेसेस बनाने में फेमस थे। कांस्य की बनी चोलकालीन मूर्तियां कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है। उसी तरह चोला पीरियड की बनी हुई ब्रॉन्ज स्टैचूज बड़े फेमस हैं आज तक। चोल कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम विधि से बनाई जाती थी। तो ये जो है ब्रॉन्ज स्टैचू बनती थी, इसमें वैक्स मेथड से बनाया जाता था, यानी उनमें वैक्स भर के सांचों में, और उसके बाद मतलब सांचों में मतलब जो मोल्ड्स होते थे जो स्टैचूज़ के, उसमें वैक्स पहले भर दिया जाता था और उसमें फिर ब्रॉन्ज डाला जाता था। उसके बाद वैक्स जो है पिघल के निकल जाता था और मोम वो जो है ब्रॉन्ज का स्टैचू जैसे का तैसे बन के निकल आता था। इसको कहते हैं लुप्त मोम विधि, वैनिशिंग वैक्स टेक्निक। नीचे उसको बताया हुआ है, उसको हमें जानने की इतना ज़रूरत नहीं है। आज भी इस टेक्निक से बनाया जाता है।
17वीं शताब्दी में यूरोप के अन्य देश इंग्लैंड, हॉलैंड एवं फ्रांस के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। तो ये सब पढ़ चुके हैं आप कि हर जो यूरोपियन कंट्री था बड़े बड़े, उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। जैसे उसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन यूरोपीय कंपनियों ने व्यापार की सुविधा के लिए भारत के विभिन्न शहरों एवं तटीय इलाकों में कोठियों की स्थापना की, जैसे गोदाम। तो इन्होंने क्या किया, जो कोस्टल टाउन्स थे वहाँ गोडाउन्स जो है बनाए बड़े बड़े। व्यापारिक कोठियों की स्थापना के लिए उन्हें भारतीय शासकों की अनुमति लेनी पड़ती थी। इसे इतना डिटेल में हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं, ये सब ज़रूरत नहीं है। पटना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हम्म। आलू पालक की सब्जी बनेगा, उसके लिए चटनी बना देना उसके लिए। नहीं, वैसे ही खा लेंगे उसे। मेथी में टमाटर की चटनी खाएगा, बना देंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए, शहरों के बदलते स्वरूप। धीरे धीरे जैसे यूरोपियन ट्रेडर्स आते गए, शहरों का रूप बदलते चला गया, बिल्डिंग्स जो है यूरोपियन स्टाइल में बनते चले गए। तो ये सब है, उतना हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है। पटना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पटना की पृष्ठभूमि एक नज़र। देखिए, वर्तमान पटना का इतिहास प्राचीन पाटलिपुत्र से जुड़ा है। व्यापारिक महत्व के कारण पट्टन से पटना शब्द का, ये पेज 107 पर है। हाँ, तो व्यापारिक महत्व के कारण पट्टन से पटना शब्द का प्रयोग किया जाने लग गया है। क्योंकि पट्टन, पतन जो है बोलते हैं, जो यानी कि जहाँ से समुद्र में ले जाया करते हैं सामान वगैरह, तो उसको पत्तन, जैसे है ना, साउथ में कहते हैं मसूलीपट्टनम, है ना। तो उसी तरह यहाँ पट्टन से पटना हो गया जो है, क्योंकि नदी से था, गंगा नदी से फिर होते होते रास्ते समुद्र में चला जाता था, कलकत्ता होते। मध्यकाल में पटना अजीमाबाद नाम से भी काफ़ी प्रचलित रहा। ये अजीमाबाद भी इसका नाम रहा मिडिवल पीरियड में। अन्य मध्यकालीन नगरों के समान पटना दीवारों से घिरा हुआ था। पटना में भी जो है सिटी के आसपास जो है चारों तरफ वॉल्स बने हुए, जिस, हाँ हाँ हाँ, तो हाँ हाँ, इस समय चूंकि ये ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया, यहाँ से पोर्ट्स पर ले जाते थे, तो इसलिए उसको पट्टन कहते थे, और पट्टन से होते होते पटना हो गया। ठीक है। कुछ समय अजीमाबाद भी कहा गया। ये मुग़ल ये सब जो है उस समय सूबेदार जो थे उनके नाम पर अजीमाबाद। तो उस समय के जो टाउन्स थे उसी की तरह पटना भी जो है वो दीवारों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। नहीं नहीं, पाटलिपुत्रा तो बहुत पुराना। अजीमाबाद तो इधर मिडिवल इंडिया में 16th सेंचुरी के आसपास रहा, 15th सेंचुरी। हाँ, आज भी अजीमाबाद है, उधर कुमरार साइड में अजीमाबाद एरिया है वहाँ।
तो अन्य जो मध्यकालीन नगर थे उस समय उस तरह से पटना भी चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ था। आप ओल्ड सिटी में जाएंगे पटना सिटी में तो उस तरह का मिलेगा आपको, जिसमें कई छोटे बड़े दरवाजे लगे हुए थे। पटना सिटी में पश्चिमी एवं पूर्वी दरवाज़ा आज भी देखा जा सकता। आज भी आप पटना सिटी जाएंगे तो वहाँ दरवाजे इस तरह के बने हुए हैं। फिर देखिए यहाँ एक मिडिवल पेंटिंग है, चित्र बना हुआ है गंगा तट पर पटना। तो पहले का जो है एक यहाँ चित्र बना हुआ है। अफगान मुगल काल में बिहार सूबे का एक नाजिम या सूबेदार होता था। तो बिहार जो प्रोविंस था वहाँ एक सूबेदार या नाजिम उसको कहते थे, जो हेड यहाँ का होता था। 1704 ईस्वी में औरंगजेब का पोता अजीम उस शान बिहार का सूबेदार बना। तो जैसा मैंने कहा कि उस समय औरंगजेब का पोता था अजीम उस शान, वो बिहार का सूबेदार बनाया गया था 1704 में। अजीम ने पटना को एक नए ढंग से बसाया और इसे अजीमाबाद का नाम दिया। तो उसी ने अजीम उस शान जो था उसके नाम पर अजीमाबाद नाम पड़ा। उसने मोहल्लों को बसाने का काम इस प्रकार से किया कि अजीमाबाद की सुंदरता बढ़ गई। तो नए ढंग से प्लान्ड वे में शहर को बसाया। लोदियों के मोहल्ले का नाम लोदी कटरा पड़ा। जहाँ लोदी उस समय लोदी कम्युनिटी के लोग रहते थे तो उनको उनके जगह का नाम लोदी कटरा पड़ा। इस मोहल्ले के पास मुगल सेना के अधिकारी जहाँ रहते थे उसे मुगलपुरा कहा गया। जहाँ मुगल सेना के अधिकारी उसको मुगलपुरा कहा। यानी अलग अलग कम्युनिटी के हिसाब से शहर को बसाया। शेरशाही परिवार के रहने की जगह कैवा शिकोह के नाम से जाना जाता था। जहाँ शेरशाह का उस समय परिवार जो था आगे, उसके रहने की जगह कैवा शिकोह कहा गया। नहीं पूछता नहीं है, बस कुछ एक आध चीज़ जो है वो पूछता है। उलेमा साहित्यकार कवि शायर का मोहल्ला मैदान फसाहत के नाम से बसा। ये सिटी में आज भी है ये सब नाम से। सद्र उस सुदूर मुख्य न्यायाधीश जो कहते थे उसका निवास स्थान सदर कहलाया। तो जहाँ सदर उस सुदूर यानी चीफ जस्टिस उस समय के जो होते थे तो उसका रेसिडेंस सदर कहलाया। सदर हर शहर में देखिए, बड़े शहरों में सदर होता है, यानी वहाँ का चीफ जो जुडिशियल ऑफिसर होता था उसका वो एरिया होता था रहने का। तो सदर गली के नाम से मशहूर है। हिंदू उमरा के कारण दीवान मोहल्ला आबाद हुआ। जहाँ हिंदू अधिकारी रहते थे उसको दीवान मोहल्ला कहे। उसके बाद पटना में मोहल्लों के नाम से पेशे पर जहाँ जहाँ जो काम करने वाले लोग रहते थे उसके नाम पे मोहल्ला बना। उनमें से एक मोहल्ला ठठेरी बाजार है। तो जहाँ बर्तन वगैरह का काम करते हैं उसको ठठेरी बाजार कहते हैं सिटी में। तांबे एवं पीतल के बर्तन बनाने वाले सैकड़ों परिवार का इस मोहल्ले का नाम ठठेरी बाजार पड़ा। जिस गली में सेना के लिए तीर कमान बनाने वाले रहते थे उसका नाम कमानगर की गली कहा। कमानगर, जो कमान बनाते थे। आज यह कमंगर गली के नाम से आज उसको इसी को कमानगर से कमंगर गली हो गया। पान बेचने वालों का मोहल्ला पानदारी हो गया। नमक का बाजार नून गोला। चावल का बाजार चौहट्टा। गुड़ का बाजार गुड़हट्टा। अभी हम गए थे सिटी तो ये सब देख रहे थे, वहाँ नज़र पड़ा सब। गुड़हट्टा तो मेन है, चौहट्टा और गुड़हट्टा। हाँ हाँ, तो वहाँ हाँ 17वीं शताब्दी में अंग्रेज एवं डच व्यापारिक कंपनियों के प्रयास से पटना एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था। तो उस समय जो डच ट्रेडर्स आए और ब्रिटिश ट्रेडर्स आए तो उन्होंने पटना को एक बड़े ट्रेडिंग सेंटर के रूप में डेवलप कर दिया।
अनेक जैन व्यापारी पटना में बसना शुरू कर दिए, जिनमें सबसे धनी व्यापारी हीरानंद शाह था। ठीक है। यूरोपीय व्यापारियों के माध्यम से पटना का व्यापार मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्र और यूरोप के देशों के साथ उन्नत रूप में होता था। तो सोचिए कि पटना से कितने दूर दूर जो है वो गुड्स जाते थे, जो एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका का कोस्टल पार, यूरोप के देशों में भी जाता था। यूरोप के व्यापारियों की अभिरुचि सूती वस्त्र, नील एवं सोरे की प्राप्ति, क्योंकि पटना बिहार में एक मेन था उस समय गन पाउडर, जो मुंगेर में आज है, तो गन पाउडर सोरा जिसे बोलते हैं, तो ये जो है हथियार और वेपन्स बनाने में। तो कॉटन टेक्सटाइल एक तो हो गया यहाँ, उसके बाद नील, बिहार में नील का खेती होता था, तो इंडिगो, और उसके बाद गन पाउडर, ये मेन यहाँ का आइटम होता था। अंग्रेजों द्वारा पटना सिटी के गुलजार बाग मोहल्ले में गंगा नदी के किनारे एक व्यापारी कोठी 1620 ईस्वी में बनवाई गई थी। तो गुलजार बाग में एरिया में एक जो है बड़ा गोडाउन जैसा 1620 में बनवाया ब्रिटिश ने। इस कोठी का मुख्य द्वार गंगा नदी की ओर था। यह कोठी ऊंची दीवारों से घिरी थी। पटना से अंग्रेज सोरा प्राप्त करते थे, क्योंकि यूरोप में इसकी खूब मांग थी और इससे बारूद बनाया जाता था। पटना के आसपास के क्षेत्रों से सोरा इकट्ठा किया जाता था और इसे नाव द्वारा गंगा के रास्ते हुगली और फिर वहां से यूरोप ले जाया जाता था। तो जैसा मैंने बताया कि नाव से वो हुगली कलकत्ता तक जाता था नदी में, और फिर वहां से जहाज़ों पर लाद के समुद्र में यूरोप भेजा जाता था। पटना से चावल और चीनी बंगाल के बाज़ारों में जाता था, और यहाँ से जो चावल है और चीनी है वो बंगाल में बाज़ार में ले जाते थे। पटना के निकट लखावर कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। यही पटना के पास लखावर था उस समय, जहाँ नाम कहते थे, जो कपड़ा उत्पादन का एक फेमस सेंटर था, क्लॉथ प्रोडक्शन का, टेक्सटाइल। यहाँ देश विदेश के व्यापारी आते थे और माल खरीदते थे। बिहार में बड़े पैमाने पर रेशम वस्त्र, यहाँ सिल्क भी, भागलपुर एरिया में सिल्क होता था। 1620-21 में अंग्रेजों द्वारा पटना में रेशम से धागे बनने के कारखाने का निर्माण किया गया। तो उस समय जो है सिल्क थ्रेड बनाने की फैक्ट्री डाली गई थी पटना। 1580 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने टकसाल की स्थापना, यहाँ एक मिंट भी बनाया गया था, सिक्के बनाए ढाले जाते थे। अकबर ने यहाँ 1580 में, ये सब पूछा जा सकता है। 1705 ईस्वी में अजीम के समय यहाँ बनाए गए सिक्कों पर अजीमाबाद शब्द का प्रयोग किया गया था। तो जो है अजीमाबाद शब्द जो है वो उस समय जो सिक्के बने 1705 में, उनमें पहली बार इस्तेमाल किया गया। पटना शहर की पूर्वी सीमा पर माल सलामी मोहल्ला, तो ये सब आज भी है, माल सलामी। मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली का, तो माल सलामी में जो सामान आता था उस पर टैक्स कलेक्शन का वो सेंटर होता था। माल पर सलामी, तो इसलिए माल सलामी कहते हैं, आज भी है पटना में। तो इस तरह से हमने देखा कि टाउन्स कैसे डेवलप हुए मिडिवल इंडिया में, किस किस पर्पस से टाउन डेवलप हुए, क्या किस तरह के वहाँ एक्टिविटीज़ होती थी, और फिर उसमें हमने पटना शहर के बारे में भी जाना। तो ये था हमारा अर्बन सेंटर्स का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ मिडिवल इंडिया में, और वहाँ ट्रेडर्स और आर्टिजन्स किस तरह बसते गए और टाउन डेवलप होते गए। अर्बनाइजेशन कैसे होता है इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं। आज भी इसी प्रकार से हो रहा है, आज भी इसी तरह से नए नए टाउन्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो गया। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज, काफ़ी कुछ इसमें हो गया। हाँ, तो इसको ये सब फैक्ट्स जो है इसमें वो सब आपको याद रखना है कुछ। अच्छा, भेज दे। उसमें पहले नहीं भेजे थे, खाली अच्छा मेडिवल का नहीं भेजे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखते हैं, भेज देते हैं आप।